नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ। आज क्लास 10 का हिस्ट्री लेकर के, जहां हम लोग देख रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके हम लोग 3 भाग देख चुके हैं। आज चौथा भाग लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इस चौथे भाग में द्वितीय विश्व युद्ध एवं वियतनामी स्वतंत्रता देखेंगे। हिंद चीन चैप्टर बड़ा होने के पीछे कारण है कि संपूर्ण हिंद चीन का इतिहास, भूगोल और स्वतंत्रता संग्राम, और इस हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस, कोचिन चीन, सारे क्षेत्र शामिल है। इसलिए थोड़ा सा चैप्टर यह लंबा हो रहा है। तो आज हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध एवं वियतनामी स्वतंत्रता। इसके पहले हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन देख चुके हैं, किस तरह से वहां पे राष्ट्रीयता का विकास होता है और क्रांतिकारी संगठन बनते हैं, और धीरे धीरे वहां पे आग सुलग रहा है और सभी लोग एक ही मांग है कि वियतनाम जो है किसी तरह से आजाद हो जाए। फिर वियतनाम के बाद में हम लोग कंबोडिया, लाओस, अनाम, इस सब क्षेत्रों को देखेंगे। तो हम चर्चा यहां शुरू करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पिछला पार्ट हमने देखा था कि 1930 की जो विश्व आर्थिक मंदी हुई थी, 1930 विश्व आर्थिक मंदी, इस आर्थिक मंदी में अर्थात यूं कहे कि इस आपदा में अवसर का तलाश किया था वियतनामियों ने, हिंद चीन के क्रांतिकारियों ने, और आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इनके आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे लड़ाई होते हैं जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों को हराते हैं, जिससे ये लोग थोड़ा प्रभावित होता है और फिर से आंदोलन को तेज गति देता है। और यह गति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चरम पे आता है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र, विश्व के लगभग आधे देश इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित ही वियतनामी भी इसी में अपना आजादी की लड़ाई को और जोड़ देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वियतनामियों को लगा कि हमारे भी स्वतंत्रता का समय आ गया, इससे बढ़िया और मौका नहीं हो सकता है। कारण था कि जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हारा था। फ्रांस जो था, फ्रांस जर्मनी से हार गया। अब जरा सोचिए, जर्मनी, हिटलर, लेकिन क्षेत्रफल, समृद्धि के हिसाब से देखे तो फ्रांस ज्यादा समृद्ध था। लेकिन जब जर्मनी से फ्रांस हारा तो जर्मन जो सरकार थी उसकी समर्थित सरकार फ्रांस में गठित हुई। अर्थात फ्रांस में जो सरकार बनी वो जर्मनी के समर्थन से बनी थी। निश्चित है कि जब जर्मनी का समर्थन मिलेगा उस सरकार को, तो उस राष्ट्र में हस्तक्षेप भी होगा, और केवल उस फ्रांस में नहीं होगा, जबकि उसका असर फ्रांस का जहां जहां उपनिवेश था वहां जर्मनी की सरकार घुस गई। और वैसे में वियतनाम में अर्थात हिंद चीन में भी फ्रांस की सरकार थी, तो वहां भी जर्मनी आ टपका। अब जापान, फ्रांस के उपनिवेश तोंकिन, अनाम, हिंद चीन, कोचिन चीन, कंबोडिया इत्यादि क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, और इन क्षेत्रों पर
द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन, द्वैध शासन कहने का मतलब जर्मनी की भी शासन और जापान उसमें घुस गया, यानी जर्मनी का समर्थित फ्रांस का शासन, अर्थात अब दोनों के इंटरफेरेंस से सरकार चलने लगी, अर्थात द्वैध शासन लागू हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोहरी मार जनता झेल रही है, तो जो गुप्त संगठन थे, क्रांतिकारी संगठन थे, उनको एक अच्छा चांस मिल गया क्रांतिकारियों को कि इससे बढ़िया चांसेस क्या हो सकती है। तो जर्मनी, जापान और फ्रांसीसी जो भी सरकारें थी यहां, सब पर जो गुप्त क्रांतिकारी थे उसके विरुद्ध कार्रवाई उन लोगों ने शुरू कर दिया। चूंकि फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था, यानी हिंद चीन में, वियतनाम में जो साम्यवाद था अभी तक बचा हुआ था। और हो ची मी जो वहां के क्रांतिकारी संगठन के नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में एक लीग का गठन हुआ। उसके पहले भी कई लीग की गठन इनके द्वारा हुआ था, लेकिन अब जो लीग का गठन हुआ है वह लीग है स्वतंत्रता लीग, अर्थात वियतनाम स्वतंत्रता लीग बनाते हैं ये, वियतनाम स्वतंत्रता लीग। अर्थात अब जो उद्देश्य है, जिस तरह भारत में देखे होइएगा कि लगता है कि अब अंग्रेज यहां से जाएंगे, भारतीय क्रांति हावी है, चरम पे है, तो ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की जाती है। अर्थात अब चरम पे है, अब यहां से हम आजादी ले लेंगे, अब दूर नहीं है। तो हो ची मी के द्वारा वियतनाम स्वतंत्रता लीग का गठन हुआ और इनका स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पीड़ित किसान है, आतंकित व्यापारी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको शामिल करके छापामार युद्ध शुरू किया जाए। क्योंकि हो ची मी को जानकारी थी कि हम डायरेक्ट फ्रांस, जापान या जर्मनी से नहीं लड़ सकते हैं, हमें जब भी लड़ना होगा तो इनडायरेक्ट रूप से लड़ना होगा। डायरेक्ट वार में कई बार विफलता मिल चुकी है, इसीलिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग छापामार युद्ध करेंगे, अर्थात गुप्त युद्ध लड़ेंगे, डायरेक्ट वार हम नहीं करेंगे। दूसरा एक घटना घटता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जापान के द्वारा अमेरिका का जो पर्ल हार्बर है, बंदरगाह, तो वहां पे आक्रमण करके उसके पनडुब्बी को डुबा दिया जाता है, जिसमें 2000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक, सैनिक नहीं थे, और अमेरिकी नागरिक जो है मारे जाते हैं। इससे अमेरिका क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अब तक अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में किसी की तरफ से नहीं था, लेकिन जब जापान के द्वारा पर्ल हार्बर बंदरगाह पर उसके अमेरिकी पनडुब्बी को डुबा दिया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों की मौत जब हो जाती है, तो अंततः अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। और 1944 आते आते, यह घटना 1944 की है, और अमेरिका जब युद्ध में शामिल होता है तो फ्रांस जर्मनी का आधिपत्य से निकल जाता है। अब तक जर्मनी का आधिपत्य फ्रांस पर था, अब फ्रांस आधिपत्य से बाहर हो जाता है। और जानते हैं कि 1945 आते आते अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया जाता है, और एक घोषणा होती है पोट्स की घोषणा होती है, और उस घोषणा से जापान क्या करता है, अपना आत्मसमर्पण कर देता है। क्योंकि आत्मसमर्पण करना भी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अब वो उस स्थिति में नहीं था कि वह लड़ाई अब लड़ सकता था। पोट्सडम
वो जो घोषणा हुई थी पोट्सडम, इसी घोषणा से जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब जापान की सेना क्या होगी? जब जापान भी हार गया तो वियतनाम से जापानी सेना बाहर चली गई। यहां हार जाता है जापान, वियतनाम से बाहर, वियतनाम से बाहर हो जाता है, यानी वियतनाम से निकल जाता है। फ्रांस के कब्जे से जर्मनी की हार हो जाती है, तो जर्मनी भी अब क्या होता है? वियतनाम से बाहर हो जाता है। फ्रांस अभी तक है, लेकिन फ्रांस क्या है? अब उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, क्योंकि फ्रांस युद्ध में लड़ने के कारण फ्रांस अब कमजोर हो चुका है। तो जापान बाहर हो जाता है, फ्रांस कमजोर हो जाता है, जापान आत्मसमर्पण करता है, इसलिए वो भी बाहर हो जाता है, और जर्मनी भी बाहर हो जाता है। तो अब अगर सभी प्रमुख देश जिसका उपनिवेश यहाँ था वह बाहर होने लगता है, तो क्रांतिकारी मजबूत होने लगते हैं। और इसी का लाभ उठाते हुए 2 सितंबर 1945 को हो ची मी के द्वारा वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। जिस तरह से अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा पूर्व में कर ली थी, उसी तरह से वियतनाम क्या करता है? स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। लेकिन घोषणा करना और स्वतंत्रता पाना दोनों अलग चीजें होती है। तो एक अस्थायी सरकार का गठन होता है, और सरकार के जो प्रधान होते हैं वह हो ची मी बनते हैं। ये क्या बनते हैं? सरकार के प्रधान। क्योंकि हम पूर्ण सरकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से हम आजाद हुए नहीं हैं, इसलिए एचओ हेड ऑफ, इनको हो ची मी को बनाया जाता है सरकार का प्रधान। और लेकिन वियतनाम में प्रॉब्लम क्या था कि हिंद चीन जो था वो कई छोटे छोटे भागों में विभक्त था। कंबोडिया अलग, लाओस अलग, अन्नाम अलग, कोची अलग, कोचिची अलग। तो ऐसे में एक सरकार गठित कर संपूर्ण हिंद चीन पर शासन चलाना संभव नहीं था। अब संभव नहीं तो क्या होगा? या तो आप सरकार अधिक बनाएंगे, या कुछ ऐसे राज्य जो राजघराने के कब्जे में, आप उसको आजाद छोड़ेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। ये जो बड़े बड़े क्षेत्र मैंने बताया, जैसे कंबोडिया, अन्नाम, लाओस, तो ऐसे जो क्षेत्र थे जहां पे पहले से पुराने राजवंश का शासन था, तो जो पुराने राजवंश के शासन है उसको अस्थिर छोड़ दिया गया कि आप जहां से सरकार चला रहे हैं आप चलाइए। और अन्नाम का जो शासक था वो बारदोली को बनाया गया। यहां का जो शासक था वह बाओ दाई, उस समय क्रांतिकारी थे बाओ दाई। हो ची मी वियतनाम संभाल रहे हैं, बाओ दाई को अन्नाम दिया गया। लेकिन साम्यवादी और राष्ट्रवादी में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। साम्यवादियों का जो विचारधारा है वह कहता है कि हम सक्षम अगर नहीं हैं काम करने में, लेकिन अगर हमारी आवश्यकता ज्यादा हो तो हमारी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। हमारे पास खेत नहीं है इसलिए खेती नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा खेतिहर है वो अनाज उपजा और हमें दे दे। ये साम्यवादी व्यवस्था थी। लेकिन राष्ट्रवादियों के सामने थोड़ा सा बड़ा मुश्किल चीज था साम्यवादियों का टिक पाना। लेकिन यहां जस्ट अपोजिट था। साम्यवादी जो विचारधारा है राष्ट्रवादियों के साथ टिक नहीं पा रहे हैं, मुश्किल है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो बाओ दाई हैं 25 अगस्त 1945 को ही 25 अगस्त 1945 को बाओ दाई
उस समय साम्यवादी विचारधारा चरम पे था और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। तो साम्यवादियों के सामने राष्ट्रवादी विचारधारा को टिकना मुश्किल था। आप साम्यवाद को अपना नहीं सकते, आप पूर्ण रूप से अपनाने के लिए ढेर सारी कठिनाइयां हैं और ये अपना पद छोड़ देते हैं और उनके पद छोड़ते ही वियतनाम जो है वह गणराज्य घोषित हो जाता है। वियतनाम एक गणराज्य घोषित हो जाता है। गणराज्य का मतलब होता है एक रिपब्लिकन कंट्री घोषित होता है। और जब गणतंत्र ही हो गया तो बाकी बच के गया। तो इस तरह हम देखेंगे कि 25 अगस्त को बाओ दाई के पद छोड़ने के साथ ही 25 अगस्त 1945 को वियतनाम गणराज्य बनता है, यानी एक रिपब्लिकन या कंट्री घोषित हो जाता है। लेकिन यहां तो एक आजादी मिली है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से मिली है? तो इस संबंध में हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा हिंद चीन में फ्रांसीसी नीति। कि फ्रांसीसी वहां से गए नहीं, मैं पहले ही बताया, कमजोर हुआ है, शक्तिहीन हुआ है, क्योंकि वो 5 साल 6 साल लड़ाई लड़ करके आया है, गया नहीं है। और उसके जो प्रतिद्वंदी थे जर्मनी, वे चले गए हैं। जापान चला गया है, परमाणु युद्ध गिरा दिया गया, आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन फ्रांसीसी हैं। अब देखिए फ्रांसीसी इस आजादी के बाद भी कौन सी रणनीति अपनाते हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में वही देखेंगे, हिंद चीन में फ्रांसीसी नीति। अब हम ब्रिटेन के बारे में भी थोड़ा उसमें आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से सभी लोग बाहर आ रहे हैं। उसके बाद ये लोग कौन सी नई नई रणनीति बना रहे हैं, इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।